नमस्कार, मैं हूँ राजन झा और आप देख रहे हैं NBC भारत। और इस वक्त हम दक्षिण दिल्ली में हैं और यार नामांकन की प्रक्रिया लगातार तेज़ी से चल रहा है। और आज हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या हो? मेरा नाम डॉक्टर गौतमानंद है और मैं एलोपैथिक डॉक्टर इंजीनियर साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैंने MBA कराने से किया है। और मेरा इस राजनीति में आने का मकसद सिर्फ यही है कि जो देश में जो करप्शंस के नाम पे जो वोट बैंकिंग और रिलीजन और कास्ट के नाम पर जो वोट बैंकिंग हो रही है, वोट बैंकिंग सिस्टम को खत्म करना है और एक नई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तैयार करना है पूरे देश में, जो सिर्फ अपने प्रिंसिपल्स के लिए फाइट करें, जो लोगों के लिए फाइट करें। और हमारा जो कंट्री है उसकी इकॉनमी वो खोखला हो चुका है। आज से देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच पूछे तो आज के डेट में बहुत सारे लोगों के ऐसे हैं जो उनके पॉकेट में पैसा नहीं है, जो एक वीक इकॉनमी का एक सिम्बल्स है कि हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं है। कुछ लोग इतना लो है और कुछ लोग इतना हाई है। इनके बीच में जो इकोनॉमिक ड्रिफ्ट है उस ड्रिफ्ट को कम करना है। एक तरफ गठबंधन है और एक तरफ रामवीर सिंह बिजोड़ी जी है और एक तरफ से इंडिपेंडेंट राजन सिंह भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवारी का भी वोट किया। देखिए, हर किसी के अपने व्यूज़ होते हैं, लेकिन मेरा व्यूज़ अलग है। मैं अपने प्रिंसिपल के लिए फाइट कर रहा हूँ। मेरे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और मुझे सिर्फ अपनी पार्टी से लेना देना है, जो पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, जो 1939 में गरम दल के नाम से जानी जाती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई पार्टी है और ये पार्टी जो अस्तित्व नहीं है उसे मुझे फिर से उठाना है। मैं अपने देश की जनता जो शायद ये भूल रही है, भारत देश की आज़ादी किसी जीत में नहीं मिली, ये लड़कर मिली थी, फाइट में मिली थी। 1939 में जब देश आज़ाद हो चुका था, उस वक्त लोगों ने अंग्रेजों के लिए जो प्रतिनिधिता स्वीकार किया और 1942 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें इन लोगों ने कंट्रीब्यूट करके उस पार्टी को दबा दिया गया। ये पार्टी आधी हिंदुस्तान को 1939 में आज़ाद कर चुकी थी। यदि उनके तर्ज पर हमें आज़ादी मिलती तो शायद हम बहुत सभ्य और सुदृढ़ होते। आज मुझे किसी US और UK में नौकरी खोजने की जरूरत नहीं होती। इंडिया इकोनॉमिकली इतना ग्रो कर चुका होता कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सचमुच का वो दिन यदि आप उसके हिसाब से देखें तो वो दिन हमारा देश जो हम भारत को सोने की चिड़िया बोलते हैं, चिड़िया मतलब हम लोग हैं जो सोने के हैं, जो आज बिल्कुल एक मिट्टी के बराबर भी नहीं है। हमारी अस्तित्व में कुछ वजूद नहीं है। वो वजूद हमें अपने देश अपने सभ्यता और संस्कृति से मिलता है। शायद इसी चीज़ को मैं याद करता हूँ और मैं सोचता हूँ तो सुनहरा भारत कब बनेगा, वो सोने की चिड़िया कब आएगी, ये सोच करके मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। आप जैसे देखते हैं दिल्ली मैंने क्यों चुना, आप देखिए जरा, मैं बचपन से देख रहा हूँ दिल्ली को, जैसा है वैसे ये सिर्फ मेट्रो बनी है और 4 लाइन सड़कें बनी है, लेकिन क्या यहाँ पर इनोवेटिव हाईवे मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि दक्षिणी दिल्ली है ये अभी बहुत सारे मैटर में बहुत ही डिप्राइव रहा है। आप देखिए जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सेंट्रल इंडिया में आते हैं और नॉर्दर्न साइड्स में इस्टाब्लिश्ड हैं और यहाँ पर हॉस्पिटल सिस्टम्स इतनी पुअर हैं। मेट्रोज अभी देखिए, आप बाहर देख सकते हैं मेट्रो के अभी ये बन चुके हैं, जबकि करीब 20 साल से 25 साल से मेट्रो यहाँ चालू है। ठीक है, उसके बावजूद भी अभी वो जो जितनी तेज़ी से जो स्पीडली ग्रो करना चाहिए था, कैपिटल होने के बावजूद भी ग्रो नहीं किया। जब हमारा देश का कैपिटल ही ऐसा रहेगा तो बाकी आप गाँव और दूसरे शहरों की स्थिति, जो भी ग्रेट जो सिटीज़ है, जो मेट्रोज है, उसकी स्थिति क्या होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये पैसा कहाँ जाता है, क्या जाता है, हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, हमारा माइंस और बूथ कहाँ जाता है, इसका कोई हिसाब के साथ कोई जवाबदेही नहीं है। ये पता है जब 70-75 सालों में देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जो इसकी जो जिम्मेवारी ले सके कि हमारे संसाधनों का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। लाखों संख्या में NBC भारत के थ्रू आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि यदि आप आज सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, सत्यमेव जयते बोलते हैं, तो सचमुच आप अपने अंदर इस व्यक्तित्व का अपने अंदर निवारण करिए, सत्य बोलिए, सत्यम वद। ईमानदारी हो सकता है कि ईमानदारी बहुत कठिन हो उसके रास्ते पे चलना, लेकिन आप जब धीरे धीरे चलेंगे तो आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश, आपका राज्य सब धीरे धीरे सच्चाई और सत्यनिष्ठ हो जाएंगे। और ऐसे में हम ये नहीं बोलेंगे कि जब हमारा जो कलयुग का अंत, जिसे हम अभी देख रहे हैं कि घोड़े के घाव भर रहे हैं, कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा बना करके, धर्म के प्रोपेगेंडा बना करके जो राजनीति कर रहे हैं कि कोई कली का अवतार आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि अवतार तो हमारे यहाँ जो है 18वीं शताब्दी में मोहनदास करमचंद गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता है, अवतार तो उस वक्त हो चुके थे, लेकिन शायद आप लोगों ने पहचाना नहीं तो उन्होंने सत्य और अहिंसा के बात पर चलना हमें जो सिखाते वो खुद ही चले गए और देश को हमें ऐसे ही भारत को छोड़ गए। कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें उस सत्य और अहिंसा की बात को पुनः चलने के लिए कहे।
तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि पूरे देश को बोलूँगा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग में चले, कर्तव्यनिष्ठ बने, ईमानदार बने। देश में आपको किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल धनवान बन जाएंगे। मुद्दे क्या हैं जो दक्षिण दिल्ली में आप लोगों को? दक्षिण दिल्ली में सबसे बड़ी बात है ट्रैफिक का सिस्टम बहुत खराब रहता है। मैं जब यदि मेरी सरकार बनती है तो इस ट्रैफिक की समस्या को सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगा। दूसरी यहाँ पर एजुकेशन और जो हेल्थ सिस्टम है दक्षिण दिल्ली में वो दूसरे सेंट्रल जोन में लोकलाइज्ड है, जबकि ये डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। यहाँ पर सेंट्रलाइज एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, जहाँ पर हॉस्पिटल्स एम्स के स्टैंडर्ड और एम्स के कैटेगरीज की होनी चाहिए। और दिल्ली को किसी स्टेट के दर्जा की जरूरत नहीं है, दिल्ली खुद एक यूनियन टेरिटरी जैसा काम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि यहाँ का सारा काम सेंट्रल से कोई स्टेट का कोई बंटवारा ना हो और कोई स्टेट की इशू नहीं आए, ताकि यहाँ की सारी जनता जो है ना सुख चैन और समृद्धि का लाभ ले सके। जब हम कोई कार्य को कार्यान्वित करते हैं तो एक यहाँ का जो मुख्यमंत्री होते हैं या फिर जो राज्यपाल होते हैं वो बोलते हैं ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है, केंद्र अनुमोदन करेगा तो करेंगे। जब केंद्र बोलता है कि नहीं हमारी ये जिम्मेवारी नहीं है, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार अपने फंड से अपने जीएसटी से पैसे देगी। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमें बिजली और पानी फ्री मिलती है, ये भैया तो ऐसा नहीं है, कोई अपने पॉकेट से नहीं देता, ये आपके जीएसटी के पैसे हैं। आप 4 पूरे कम खाओगे ना अपने आप आपका बिजली का बिल भरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही पैसा आपको 15 रुपये रोज आप 4 पूरे खा करके जीएसटी भर रहे हो, 15 से 30 को मल्टीप्लाई करो तो 450 रुपये होता है। 450 रुपये की बिजली पानी गिर गया तो कौन सा बड़ा एहसान हो गया, 4 पूरे का जीएसटी छोड़ दिया। तो इसको हम कोई डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। आप बस में चल करके देखिए, आप बस में ज़्यादातर आप समय जो है आपका खड़े गुजरता है, सीट के इंतजार में आप खड़े रहते हैं, है ना। तो ट्रैफिक आप जहाँ पर 6 लाइन 7 लाइन होने चाहिए, 8 लाइन्स होने चाहिए हमारी सड़कें यदि जगह नहीं है तो आप एलिवेटर हाईवेज का निर्माण करो, ठीक है, डबल स्टोरीज हाईवे का निर्माण करो, और उसके जो सबवेज हैं सबवेज का निर्माण करो। आप मेट्रो बनाने के लिए बैठो 2-2 साल 3-3 साल तक आप पिलर खड़ा करके रखते हो ऐसे ही, और पूरा ट्रैफिक को जाम करते हो। आप देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर करीब 6 महीने से तो मैं देख रहा हूँ कि ये ऐसे मेट्रो के पिलर खड़े पड़े हुए हैं और इसका काम अभी और पेंडिंग पड़ा हुआ है। कब तैयार होगा? क्या हमारे गुजर जाने के एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ रामवीर सिंह की जोड़ी है भाजपा में, क्या लगता है? देखिए हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई मैं सुझाव देना पसंद नहीं करूँगा। सबकी अपनी अपनी कर्मभूमि है, सबका अपना प्रिंसिपल है, हर कोई अपना अपना प्रिंसिपल पर काम करे। पब्लिक को जो पसंद आएगी उनको प्रिंसिपल अच्छा लगेगा, मेरी बातें अच्छा लगेगी तो मैं पब्लिक से जरूर बोलूँगा कि आप मुझे वोट दें। आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपको ईमानदारी सत्य इंसान मैं आपको आपका वोट डेट नहीं है कि तुम मुझे ढूंढ दोगे तो मैं तुम्हें डालूंगा। अब इतना जरूर बोलूँगा कि तुम मुझे ढूंढोगे, यदि मेरी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसा पद पर प्राप्त करता हूँ तो मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें अखंड भारत को ऐसा मैं कह सकता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।